गुड इवनिंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरी आत्मकथा के छठे एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे जेएनयू से कलकत्ता और फिर कलकत्ता का जीवन। ये एक वास्तविकता है कि जेएनयू और जेएनयू के बाहर दिल्ली में, कलकत्ता तो पहुंचा मैं 89 तक, यानी 79 से लेके 89 तक का 10 साल वो दिल्ली में रहा। और उसमें 87 तक, यानी 79 से लेके 87 तक जेएनयू की स्टूडेंटशिप थी मेरे पास। उसके बाद में 2 साल दिल्ली में, और ये 2 साल जो थे दिल्ली में, इन 2 साल के दौरान जो कि एक बेरोजगार के जीवन में घटता है। पीएचडी जमा करते ही हॉस्टल छोड़ना पड़ा, और हॉस्टल छोड़ने के बाद में हॉस्टल में सामान था, मेरा किताबें थी। जब जेएनयू आया था तो मेरे पास में कुछ नहीं था, लेकिन जब जेएनयू से पढ़ के निकला तो मेरे पास में सैकड़ों किताबें थी। जब जेएनयू आया था तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे और कुछ नहीं था। तो जेएनयू के बाहर एक टैक्सी स्टैंड है, अभी भी शायद वो है। तो उस टैक्सी स्टैंड के जो लोग थे, जो टैक्सी रखते थे, वो लोग जानते थे, क्योंकि हम लोग सालों साल उनसे टैक्सियां लिया करते थे। तो उसी से एक टैक्सी हायर की उधार, उसमें सामान डाला सारा, और मथुरा सारा सामान मथुरा में रखा कि पीएचडी जमा हो गई है, सब हो गया है और अब नौकरी खोजनी है। एमए, एमफिल, पीएचडी करने के बाद में मैं मथुरा लौट आया, और मथुरा लौटने के बाद 15 दिन के करीब मैंने मथुरा में रेस्ट किया। और 15 दिन जब मथुरा में रेस्ट किया, तो उस दौरान प्लान किया कि अब इस बीच में क्या करना, क्यों नौकरी तो कहीं थी नहीं। 15 दिन बाद मैं फिर दिल्ली आया, और दिल्ली आके मैंने नौकरी खोजनी शुरू की। और उस क्रम में मैं 2 ही काम कर सकता था, या तो पढ़ा सकता था या फिर पत्रकारिता कर सकता था। तो मेरे पास एकमात्र ऑप्शन था कि मैं पत्रकारिता के लिए प्रयत्न करूं, और उसमें पहला प्रयास किया, और उसी में मुझे एक छोटा सा काम था। अखबार, वीकली पेपर निकलता था, पींग पींग के नाम से। उस अखबार के संपादक थे डीआर चौधरी, दौलत राम चौधरी। तो उन्होंने 600 रुपए महीने पर उस अखबार में मुझे रख लिया, और मेरी इस तरह से 600 रुपए महीने की नौकरी से दिल्ली में जिंदगी शुरू हुई 87। और उस दौरान 87, 88 और कलकत्ता जाने के पहले तक, यानी 89 की जनवरी तक, 2 साल और 6-7 महीना पहले, 87 के पहले, ऐसे 2.5 साल कुल मिला के मैंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, पींग में तो मैंने नौकरी की। उसके बाद में एक अखबार और निकलता था पींग से, जब काम छोड़ा तो एक विश्व मानव अखबार निकलता था, वो 4-5 जगह से निकलता था, उसमें नौकरी की। लेकिन इस दौरान दैनिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, चौथी दुनिया, जनसत्ता, इन सब में रेगुलर लिखा, खूब लिखा। हजारों लिख लेते। और आखिर में जब कलकत्ता जब मैं गया हूं, तो उस समय आखिर में मेरे पास में नौकरी थी दिनमान में, और दिनमान में मुझे 1,500 रुपया महीना मिलता था, और 1,500 के अलावा जो मैं लिखूंगा उसका पैसा मिलता था। तो जब कलकत्ते में नौकरी मिल गई, कॉल लेटर नहीं मिला, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं पहले। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला था मुझे।
तो दिल्ली में रहते हुए एक खास बात ये थी जिसको कि शेयर करना बेहद जरूरी है, वो ये कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में वो जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसकी कि चर्चा तो होती है लेकिन लोग लिखने का साहस या लोग लिखने में दिलचस्पी नहीं लेते। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने छात्र आंदोलन के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पैदा की वो ये कि छात्र आंदोलन में एक अच्छे भाषणकर्ताओं की पूरी की पूरी पीढ़ी पैदा की। नेता तो थे, बहुत अच्छे अच्छे नेता थे हिंदुस्तान में, छात्र आंदोलन से निकले हुए सोशलिस्टों के अनेक नेता थे, लेकिन ज्ञान संपन्न भाषण, राजनीतिक धारणा, राजनीतिक विचारधाराओं से संपन्न भाषण की परंपरा की नींव सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने डाली। हिंदुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में अभी भी आज भी ये परंपरा नहीं है कि वहां छात्र संघ के नेता छात्र संघ के जलसों में भाग लें और वे छात्र संघ के लिए वोट देने के लिए आम छात्रों को अपने भाषणों से प्रभावित करें और भाषणों के जरिए मोबिलाइज करें। मेरी आत्मकथा का ये हिस्सा पूरा हो ही नहीं सकता है, किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा का हिस्सा पूरा नहीं हो सकता जब तक कि वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के जो अध्यक्ष रहे हैं उनके भाषणों के बारे में बात न करे। अभी तो सामान्य से ये जो कन्हैया कुमार भाषण देता है वो सामान्य से भाषण है जो टीवी के टॉक शो टाइप होते हैं, ये नहीं। लोग तो इसी पर बलिहारी हैं कि कन्हैया कुमार कैसा बोल रहा है। भाषण ऐसे जो कि एक एक विषय पर 10-10, 12-12 घंटे तक बहस चले, 6-6 घंटे तक बहस चले, एक एक वक्ता 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे तक बोले, और वैसा नहीं सार गर्भित। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मेरे जीवन के लिए वो ये थी कि ये जो छात्र नेताओं की, छात्र राजनीति की जो ये व्याख्यान परंपरा, ये भाषण परंपरा थी, ये भाषण परंपरा बहुत ही मूल्यवान थी। इस भाषण परंपरा ने हिंदुस्तान के पूरे छात्र आंदोलन का परिदृश्य बदल दिया। मैंने पुराने लोगों को नहीं सुना उस तरह से, प्रकाश करात को सुना है, मैंने आनंद कुमार को सुना है, मैंने देवी प्रसाद त्रिपाठी को सुना है, मैंने सीताराम येचुरी को सुना है, मैंने डी रघुनंदन को सुना है, डेविड थॉमस को सुना है, दिग्विजय सिंह को सुना है। छात्र आंदोलन में जो भाषण की परंपरा छात्र नेताओं ने प्रारंभ की वो बहुत ही मूल्यवान चीज है, सीखने लायक चीज है। हमेशा छात्र संघ के चुनाव के समय जो छात्र सभाएं होती थी, पब्लिक मीटिंग होती थी, उन पब्लिक मीटिंग्स में पैनल होता था एक। मैं जब मेरा जब दाखला हुआ तो उस दाखले के बाद मैंने एक चीज नोटिस की। 79 का इलेक्शन में मैं ऑब्जर्वर था, लेकिन 80, 81 के बाद से 1980, 81 के इलेक्शन के बाद से मैं हर समय छात्र संघ के चुनाव में अग्रणी कतारों में रहा हूं। और उस समय मैंने एक ही चीज सजेस्ट की अपने संगठन में, एसएफआई में। पहले नियम यह था कि जो छात्र संघ की आम सभाओं में वक्ता बोलते थे वे आमतौर पर अंग्रेजी में भाषण देते थे, और अंग्रेजी में भाषण देने के साथ में कुछ वक्ता ऐसे थे, देवी प्रसाद त्रिपाठी या अनिल चौधरी टाइप, वे कुछ देर हिंदी में भी बोलते थे। मसलन अगर देवी प्रसाद त्रिपाठी ने 2-2.5 घंटे अंग्रेजी में स्पीच दिया, बहुत शानदार स्पीच दिया, तो उसके बाद में वो कोशिश करते थे कि 20 मिनट हिंदी में ही बोल दिया जाए। हिंदी एक तरह से खेपक की भाषा के तौर पर थी, और यह चीज मुझे एकदम पसंद नहीं थी।
मैंने अपने संगठन में यह प्रस्ताव रखा कि जो मुख्य वक्ताओं का पैनल है, उस मुख्य वक्ताओं के पैनल में एक हिंदी का स्पीकर जरूर होना चाहिए सब समय। 81 में जब इलेक्शन हुआ तो उस समय मैं काउंसलर कैंडिडेट था, और मतलब जिसे कहें मजबूरी में मैं काउंसलर कैंडिडेट था। मैं जिसे कहें कि ऑप्शन वाले सेक्शन में मेरा नाम था। एक्चुअल में कैंडिडेट होना था नागेश्वर यादव को। नागेश्वर यादव टर्न अप नहीं किया टाइम पर जब नॉमिनेशन फाइल होना था। तो उनकी कहानी मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूं कि कैसे दाखिला उनका हुआ। तो उनकी एब्सेंस में मेरा नॉमिनेशन फाइल किया गया, और इस तरह से मेरी छात्र आंदोलन में एक विकल्प के तौर पर एंट्री होती है। तो जब उसकी छात्र संघ के चुनाव की तैयारियों की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें मैंने ये प्रस्ताव रखा कि छात्र संघ के चुनाव के मुख्य वक्ताओं में, जो कि रोज इलेक्शन मीटिंग होती थी उन दिनों, अभी भी होती हैं वहां, और उन मीटिंग्स का जो पैटर्न था वो ये था कि रात को 9:30 बजे के बाद में वो मीटिंग शुरू होती थी और सारी रात चलती थी। किसी की मीटिंग 12 बजे तक चलती है, किसी की 2 बजे तक चलती है, किसी की सुबह 4 बजे तक चलती है। ये पैटर्न था। तो संगठन ने ये बात मेरी मान ली। अब मुश्किल ये थी कि हिंदी का वक्ता है कहां से लाएंगे? बाहर से लाएंगे तो खर्चा देना होगा और परेशानी होगी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और रोज की बात है ये। तो संगठन ने कहा कि ठीक है, आप बोलेंगे। इस तरह पहली बार एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, और मैं काउंसलर कैंडिडेट था 81 में। भास्कर जो है, जो कि अभी इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा प्रोफेसर है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज का टॉपर था। जेएनयू में भी जब पढ़ने आया तो इकोनॉमिक्स में वो टॉपर था। तो वो एमए का ही स्टूडेंट था जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन उसने कंटेस्ट किया। तो पैनल में इस तरह से जो मुख्य वक्ताओं का जो नाम होते थे उसमें मेरी एंट्री हुई, और जेएनयू की परंपरा में ये पहली बार था कि कोई काउंसलर कैंडिडेट मुख्य स्पीकर्स में शामिल किया जाए। अमूमन जो एसएफआई के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं वे रहते थे, या बाहर से जो मेन स्पीकर बुलाए जाते थे, देवी प्रसाद त्रिपाठी हैं, सीताराम येचुरी हैं, प्रकाश करात हैं, या कोई और हैं, तो वो रहते थे। सैफुद्दीन चौधरी हैं जैसे। मेरे लिए बहुत खुशी की चीज थी कि ये, मेरे लिए बहुत गर्व की चीज थी कि मैं एक साधारण विद्यार्थी, नया ही नया आया, जिसे कि अभी 1 साल हुआ है, और उसे काउंसलर का चुनाव लड़ाना तक तो ठीक था, लेकिन मैं मुख्य वक्ताओं में शामिल होऊंगा, ये मेरे लिए एक नई चीज थी, और मेरे प्रस्ताव को संगठन ने इज्जत दी। और यहां से हिंदी की एक धड़ल्ले से एंट्री शुरू होती है छात्र संघ के चुनाव की राजनीति में। और उस समय जो जलवा था, उस जलवे की मैं सिर्फ आपको एक तस्वीर बता रहा हूं। होता यह था कि रात को 9:30 बजे के बाद जब इलेक्शन मीटिंग शुरू होती थी तो 4 या 5 स्पीकर होते थे, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ये 2 कैंडिडेट, और उसके अलावा 3 या 4 स्पीकर। और वो जो 3 और 4 स्पीकर हैं वे मेजर स्पीकर होते थे, और इनका काम ये होता था कि जो पैरेलल जो दूसरे संगठनों की विभिन्न हॉस्टल्स में मीटिंग चल रही है उन पर नजर रखें, और उनके अगर कोई वहां प्रश्न उठ रहे हैं तो उसके जवाब भी दें। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि भास्कर के चुनाव की, यानी 81 के इलेक्शन की लास्ट मीटिंग गोदावरी हॉस्टल में। एसएफआई की परंपरा थी कि लड़कियों का जो हॉस्टल था गोदावरी हॉस्टल, उस समय उस हॉस्टल में हमेशा आखिरी मीटिंग एसएफआई की होती थी, और वो मीटिंग नॉर्मली रात को 9:30 बजे शुरू होती थी और सुबह 5:30, 6 बजे, 6:30 बजे तक खत्म होती थी। और जो मीटिंग हुई उस दिन, उसमें जो पैनल था वो बहुत ही शानदार पैनल था।
प्रकाश करात थे, उसमें सीताराम येचुरी थे, उसमें देवप्रसाद त्रिपाठी थे, उसमें भास्कर ने भी भाषण दिया, उसमें हमने भी भाषण दिया। और उस भाषण में जो सबसे अच्छी चीज निकल के आई वो ये कि ये तीनों लोग, यानी प्रकाश, सीता और देवप्रसाद त्रिपाठी, ये तीनों पुराने विद्यार्थी थे। प्रकाश ने आखिरी भाषण था उसका छात्र संघ के चुनाव में। उस मीटिंग में प्रकाश ने कहा कि आज जितने अच्छे भाषण हुए हैं, मैंने अपने जीवन में कभी इतने अच्छे भाषण नहीं सुने, और मैं ये चाहता हूं कि, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अब आगे से छात्र संघ के चुनाव में नहीं आऊंगा, क्योंकि यहां बहुत सक्षम लोग आ गए हैं। और उसके बाद में प्रकाश कभी छात्र संघ के चुनाव में भाषण देने नहीं आए। मैं जिस तरह से उस पूरी की पूरी चीज को और उसके पहले की चीज जो मैंने सुनी थी, वो ये कि छात्र आंदोलन तो हुए, छात्रों में बहुत धाकड़ राजनेता भी हुए, पॉलिटिशियंस भी हुए, अच्छे अच्छे लोग हुए, लेकिन छात्र आंदोलन में महाआख्यान की परंपरा और महाव्याख्यान की परंपरा को एकमात्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के आंदोलन ने निर्मित किया। मुझे याद है अच्छी तरह से कि उस मीटिंग में देवप्रसाद त्रिपाठी 3.5 घंटे तक एक्स टेम्पोर बोले, सीताराम येचुरी स्वयं 1.5 घंटे बोले। प्रकाश लंबा नहीं बोलते थे, प्रकाश थोड़ा बोलते थे। ये एक अपने आप में बहुत ही इंस्पायरिंग चीज थी। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि जो वक्ता विकसित होता था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में, उसके पास में स्पॉन्टेनियस पॉलिटिकल इश्यूज पर अपनी राय आर्टिकुलेट करने की क्षमता होनी चाहिए, उसे निरंतर पढ़ने लिखने की आदत होनी चाहिए। हम लोगों को कभी ये नहीं होता था कि हम लोग कोई पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ना, सिर्फ ये होता था अच्छा आप इस विषय बोल देंगे, आप इस विषय बोल देंगे, आप इस पे बोलेंगे, जिसे क्रॉस ना करें, बाकी आप कैसे तैयारी करेंगे आपका सिर दर्द है। और ये इलेक्शन के जस्ट इलेक्शन मीटिंग 9:30 बजे है, उसके पहले 9 बजे बैठेंगे, 5 मिनट में ब्रीफिंग होगी, 5 मिनट में किन विषयों पर किसको बोलना है, बस किस्सा खत्म। ये जो अप्रोच जिसमें के व्यक्तित्व के विकास की किसी भी छात्र नेता को एक अनंत संभावनाएं मिलती हैं। मुझे जो सबसे मूल्यवान चीज लगी, जिसने कि मुझे बहुत इंस्पायर किया, वो चीज पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, पूरे दुनिया में कहीं नहीं, कि व्याख्यान की छात्र नेताओं की इतनी शानदार समृद्ध ज्ञान से समृद्ध परंपरा। कोई गॉसिप नहीं है, कोई फालतू पॉलिटिकल स्पीच नहीं है, बल्कि विषय पर केंद्रित, राजनीतिक दल पर केंद्रित, आइडियोलॉजी पर केंद्रित, किसी न किसी नए विषय पर केंद्रित। मसलन उसी इलेक्शन की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब पेरियार में मीटिंग थी तो मुझे याद है अच्छी तरह से, डी रघुनंदन जो स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके थे, डी रघुनंदन ने रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता पर, वो माइंड्स विदाउट फियर पर जो स्पीच दी थी, वो मेरी नजर में जेएनयू के इतिहास की क्लासिकल स्पीच में से एक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक एक पंक्ति को लेकर उसने जो व्याख्या की और उसने जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशंस के साथ में उसे जोड़ा, वो बहुत मतलब इंस्पायर करने वाली चीज थी। तो जेएनयू का जो वैभव था, जेएनयू का जो आनंद था, वो किसमें था? विभिन्न छात्र नेताओं के जो व्याख्यान होते थे, भाषण होते थे, उन भाषणों को सुन के लोग आनंद लेते थे। डेविड थॉमस एकदम घनघोर एंटी कम्युनिस्ट, और जब बोलता था तो वो शानदार अंग्रेजी में बोलता था। ठीक दिग्विजय सिंह की यह स्थिति, दिग्विजय सिंह बोलते थे हिंदी में बहुत अच्छा बोलते थे,
समाजवादी युवजन सभा के नेता थे, बाद में वो एमपी बने, मिनिस्टर भी बने, चंद्रशेखर के साथ थे वो। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ये जो भाषण कला का जो विकास हुआ, ये अपने आप में एक सबसे दुर्लभ चीज है। यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स मूवमेंट या स्टूडेंट्स यूनियन, ये तो था ही, लेकिन छात्र नेताओं को अच्छे राजनीतिक भाषण देने की कला विकसित करनी चाहिए। ये जो परंपरा विकसित की, इसमें निश्चित तौर पर वामपंथियों की, गैर वामपंथियों की, दोनों की बड़ी भूमिका है, बड़ी भूमिका है। मेरे जैसे लोग जो कि ऐसे विद्यार्थी बहुत थे जो कि पिछड़ी हुई बैकग्राउंड से आते थे, जिनकी कभी कोई अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, और लेकिन वो जेएनयू में दाखिला उनको मिला है, उनको इस तरह के आयोजनों से, इस तरह के कार्यक्रमों से बहुत ज्यादा मदद मिलती थी। कैंपस की कल्चर तो बनती ही थी। तो ये जो पहलू है जेएनयू का, ये बहुत ही मूल्यवान पहलू है, जिसको कि मैं पिछली बार बातचीत में किसी तरह से मिस कर गया, भूल गया मैं। एक अन्य चीज जो कि बहुत जरूरी है, वो मैंने जब स्टूडेंट्स यूनियन का चार्ज लिया तो उसके 2 या 3 दिन बाद ही मिसेस गांधी की हत्या हो गई, और वो बहुत ही दुखद घटना थी हम सब के लिए। हम सब लोग बहुत परेशान थे। कांग्रेस के लोगों ने बहुत हैवी कैंपेन किया था मेरे खिलाफ, इलेक्शन हारे थे वो। एआईएसएफ के लोग भी इलेक्शन हारे थे, और उस इलेक्शन के हारने के बाद जब चार्ज लिया तो ये बहुत सामान्य सी चीज है। मैं भी दफ्तर भी ठीक से देख नहीं पाया था, कामकाज ठीक से देख समझ नहीं पाया था। 2-3 दिन बाद ही वो दुर्घटना हुई और उनकी डेथ हुई। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने और शिक्षकों ने मिलकर इस चैलेंज का सामना किया। 1984 के दंगों में कई हजार सिख परिवार प्रभावित हुए, कई हजार लोग मारे गए। वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू था, जिसमें कि छात्रों ने खुल के घर घर जाके सांप्रदायिक सौहार्द का मैसेज तो दिया ही, सिखों के पुनर्वास के लिए और उन पर जो हमले हुए उनकी चिकित्सा, उनकी देखभाल, उनके खान पान, सबकी बहुत सारी व्यवस्था की। मैं फेसबुक पर इस पर बहुत विस्तार से लिख चुका हूं, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना जो कि मुझे याद आती है अच्छी तरह से, कि जब मिसेस गांधी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आने का निर्णय लिया, केपी मिश्रा उस समय स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डीन थे, उन्होंने उनको बुलाया था और मिसेस गांधी ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। और संयोग की बात थी कि स्टूडेंट्स यूनियन में लीडरशिप हमारी थी, और सिर्फ एकमात्र मैं इलेक्शन हार गया था, बाकी सब जीत गए थे। वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर मैं इलेक्शन हार गया था, मैं एसएफआई के प्रेसिडेंट था। तो यह तय हुआ था कि मिसेस गांधी मेन गेट से घुसेंगी वाइस चांसलर के ऑफिस के सामने से। तो वहां जो स्टूडेंट्स यूनियन के उस समय प्रेसिडेंट थे अमरजीत सिंह सिरोही, एसएफआई के हमारे सेक्रेटरी भी थे, वो वहां गेट पर लीड करेंगे, और मैं यहां पर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सामने मैं और बाकी लोग रहेंगे। मैं अपनी बता सकता हूं आपको, मैं स्वभाव से बहुत डरपोक हूं। मैं एक तो पुलिस की पिटाई से बहुत डरता हूं, और एक मैं भूख हड़ताल से बहुत डरता हूं। मैं भूखा रह ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि मैं बहुत भोजनी हूं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। तो मैं अनशन वनशन से हमेशा भागता रहा मैं। तो जिस समय मिसेस गांधी को आना था, उस समय पूरा कैंपस, डाउन कैंपस, हजारों विद्यार्थियों, कर्मचारियों, शिक्षकों से भरा हुआ था। सैकड़ों शिक्षक उस समय प्रोटेस्ट में हमारे साथ थे।
मिसेस गांधी जिस समय घुसी उसी समय सबसे पहले प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे अमरजीत सिंह सिरोही। उस अमरजीत सिंह सिरोही ने कम से कम 7-8 फुट लंबी जंप की, छलांग मारी और सीधे मिसेस गांधी की गाड़ी के एकदम आगे, पूरे पुलिस के जो घेराबंदी थी उसे तोड़ते हुए, और लगातार नारेबाजी। और प्रतिवाद का आलम यह कि पंडाल में जहां के मिसेस गांधी को भाषण देना था, उस पंडाल में हर तीसरा व्यक्ति छात्र था और जो प्रतिवाद कर रहा था। मिसेस गांधी की जितनी देर भाषण हुआ, उस भाषण में हर 1.5 मिनट पर 2 मिनट पर एक विद्यार्थी वहां से उठता था और नारे लगाता था उनके खिलाफ में और प्रतिवाद कर रहा था। और बाहर दोनों तरफ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सामने और मेन गेट पर हजारों विद्यार्थी। बाई नायडूमा उस समय वाइस चांसलर हुआ करते थे। वो याद अच्छी तरह से, उस समय बहुत सारे विद्यार्थी गिरफ्तार किए गए। पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, उसमें मेरे भी चोटें आई, पुलिस पकड़ ले गई और पुलिस वालों ने जबरदस्ती जो है वो एक कोने में खड़ा रखा। बाई चांस क्या थी, मैं निकल आया, किसी तरह से भाग आया मैं, लेकिन लोगों को जिनको पकड़ के ले जा चुके थे वो ले जा चुके थे। कई दर्जन छात्र गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस ने बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज किया और दूसरे दिन अखबारों में मिसेस गांधी का भाषण कहीं नहीं, छात्रों के आंदोलन और प्रतिवाद की खबरें फ्रंट पेज पर, सारी जगह हेडलाइन में। यहां तक कि एकमात्र चैनल हुआ करता था उस समय दूरदर्शन, जिससे कि उसका अंश, मिसेस गांधी के भाषण का अंश प्रसारित किया गया था, उसमें भी लगातार इंदिरा गांधी गो बैक ये नारा बार बार गूंज रहा था। लड़कों ने कोई वायलेंस नहीं किया, यहां तक कि लड़कों ने एक गमला नहीं तोड़ा। सैकड़ों लड़के लाठीचार्ज में, पुलिस की लाठीचार्ज, कोई हिंसा नहीं की। और उसका दिलचस्प पहलू यह था कि जब लाठीचार्ज के बाद में, मिसेस गांधी के चले जाने के बाद, विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के बाद, जब मैं अपने छात्र नेताओं के साथ में वाई नायडूमा से मिलने गया, तो जो वाइस चांसलर थे, तो हमने उनसे यह अनुरोध किया कि क्या आप हमें बताइए कि क्या आपने पुलिस को बुलाया था। तो नायडूमा का कहना यह था कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, पुलिस मेरे बिना बुलाए आई। तो हमने कहा पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लड़के घायल हुए हैं, आप इसकी को कंडेम कीजिए और फोन कीजिए आप कि पुलिस जो विद्यार्थी गिरफ्तार किए गए उनको छोड़े। नायडूमा ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की और कंडेम किया, और जो विद्यार्थी गिरफ्तार किए गए थे वो तत्काल छोड़े गए। कैंपस में भयानक आक्रोश, लेकिन कहीं कोई हिंसा नहीं। जो जेएनयू की जो ब्यूटी है, जेएनयू के छात्र आंदोलन की जो ब्यूटी थी, आज भी है कि वहां प्रतिवाद होगा, सत्ता का प्रतिवाद होगा, लेकिन हिंसा नहीं होगी। हमारे आज के शासक तो झेल नहीं सकते, वो जिसे पकड़ ले जाते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं। उनका मन करता है कि जितने भी इंडियन पेनल कोड में लॉ हैं उसके तहत उसको ठूंस के बंद कर दिया जाए। आप सिर्फ यहां से देखिए कि जो छात्र नेता मिसेस गांधी का प्रतिवाद करते हुए, छात्र संघ का अध्यक्ष तो मिसेस गांधी की कार के ऊपर गिर पड़ा था, जाके जंप करके गिरा था, अमरजीत सिंह सिरोही। वाइस चांसलर का फोन जाने के बाद में कि वाइस चांसलर ने कंडेम किया है कि पुलिस उसकी परमिशन के बिना कैंपस में आई और उसने लाठीचार्ज उसकी परमिशन के बिना किया है। वाइस चांसलर के फोन करते ही सारे विद्यार्थी छोड़ दिए गए। तो ये प्रवेश, जिस प्रवेश से हम लोग निकले,
2-2.5 साल फ्रीलांसिंग की। 89 में कलकत्ते में नौकरी मिली। और नौकरी भी कैसे मिली? नौकरी मैं सच कहूं तो आपसे कि मेरे अनुभव बड़ा खराब है। मैं 2.5 साल से लगातार इंटरव्यू दे रहा था, मेरे पास सारी डिग्रियां थी, सब कुछ अच्छा होता था, लेकिन मेरे पास एक सिफारिश नहीं होती थी। और मुझे कैंडिडेट के तौर पर रिजेक्ट करने वालों में वे तमाम प्रगतिशील लोग थे जिन्होंने मेरा कैंडिडेचर रिजेक्ट किया कई बार, जिनके मैं पोस्टर लगाया करता था, जिनके प्रति मेरा गहरा सम्मान था। उनमें वे लोग भी थे जो कि जनवादी लेख संघ के सुपर नेता थे, उनमें वे लोग भी थे जो पीडब्ल्यूए के सुपर नेता थे, लेकिन मेरे अंदर कभी कटुता नहीं आई। लगातार वो रिजेक्ट करते रहे और मुझसे ज्यादा बेहतर लोगों को सेलेक्ट करते रहे, उनकी नजर में वो बेहतर थे। ये बात दूसरी है कि आज वो कूड़े के ढेर पर है जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था, वो कहीं नहीं है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बाई चांस वहां पर भी रिजेक्ट होने के चांसेस मेरे पूरे थे, लेकिन थैंक गॉड सावित्री चंद्र शोभा, केपी सिंह और काशीनाथ सिंह, ये 3 लोगों का एक्सपर्ट का पैनल था। इन तीनों ने सेलेक्ट किया और वाइस चांसलर थे भास्कर राय चौधरी। वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे विष्णुकांत शास्त्री की लड़की को सेलेक्ट किया जाए। उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और बहुत बड़े कद के बीजेपी के नेता थे। वो ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट थे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। वो बाद में एमपी बने, वो बाद में यूपी के गवर्नर बने, और उनका वाइस चांसलर बहुत सम्मान करता था। और वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1952-53 से पढ़ाते थे, बहुत पुराने थे। सो एक्सपर्ट पैनल ने चंद्रकला पांडे के साथ में मेरा नाम भी रिकमेंड किया, और वाइस चांसलर इसके पक्ष में नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो, लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ। वो कहानी अलग है, मैं बोल चुका हूं, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कलकत्ता पहुंच गए। अब मैं 2-1 बातें जो काम की हैं। ये जो हम लोग आत्मकथा कहते हैं, इस आत्मकथा का मतलब निंदा कथा नहीं है। ये जो बहुत सारे हमारे जो लेखक लेखिकाएं हैं जिनमें कि ये एक परंपरा चल निकली है कि आत्मकथा का मतलब है कि अब एक दूसरे के कपड़े उतारो, एक दूसरे की इज्जत लूटो, एक दूसरे के बारे में जितनी बुरी बुरी बात। आत्मकथा का मतलब नेचुरलिस्ट ढंग से चीजों को व्यक्त करना नहीं है। आत्मकथा का मतलब यह है कि आप अपनी जो व्यथा है, अपना जो सुख है, अपना जो आनंद है, उसे व्यक्त करें। आत्मकथा निंदा कथा नहीं है। बल्कि आत्मकथा में इंपॉर्टेंट यह है कि आपको बनाया किसने, आप बने कैसे। व्यक्ति तो रहता है, लेकिन व्यक्ति के अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती हैं समाज में जो कि व्यक्ति का निर्माण करती हैं। हम जब आत्मकथा लिखने जाते हैं, हमारे बहुत सारे लेखक जो लिखने गए हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहता उनका, जो कि पढ़े लिखे लोग देख सकते हैं, वो दलित और दूसरे लोगों में। आत्मकथा का मतलब निंदा कथा नहीं है बस, वह आत्म की कथा है, वह समाज की भी कथा है। कलकत्ता जब गया और कलकत्ता के हिंदी विभाग में जब मैंने दाखिला लिया एज ए शिक्षक के तौर पर, मुझे काम मिला, तो मेरे लिए बहुत ही जिसे कहें कि ये पहला अनुभव था। मैंने तो कभी पढ़ाया नहीं कहीं, तो मुझे पढ़ाने का कोई आइडिया नहीं। मैं जेएनयू से पढ़ के गया था, तो मेरे अंदर दिमाग में जेएनयू के शिक्षक, खासतौर पर नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, मेनेयर पांडे की क्लासेस घूम रही थी। और वहां जब गया तो मामला दूसरा ही था एकदम।
एकदम ट्रेडिशनल किस्म का यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की परंपरावादी यूनिवर्सिटी। कहने के लिए वहां लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट इमरजेंसी के बाद बन गई थी, लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो अंदर जो शिक्षक थे और शिक्षकों का जो पूरा समूह था, उसमें अधिकतर शिक्षक ऐसे थे जो कि परंपरावादी थे। सो मेरा जो पहला जो एनकाउंटर हुआ कलकत्ते में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि मेरे ज्वाइन करने के बाद ही मेरे खिलाफ में बहुत सारी स्टोरियां अखबारों में थी। उसमें एक स्टोरी संडे मेल में थी और एक स्टोरी आनंद विहार पत्रिका में भी थी। और स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि सीपीएम का एक कैडर जो कि सिर्फ एमए पास है, उसका अपॉइंटमेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हो गया है, और इसलिए हो गया क्योंकि वो पार्टी मेंबर है। मैं बंगला पढ़ता नहीं था, लेकिन बंगला की मालूम नहीं थी, लेकिन संडे मेल हिंदी में भी निकलता था, अंग्रेजी में भी निकलता था। संडे मेल मैंने देखा अखबार, तो मेरी स्वाभाविक इच्छा हुई कि मैं संडे मेल के देखूं कौन संपादक है। तो देखा उसमें उदय सिन्हा संपादक थे। उदय सिन्हा मेरे साथ पढ़े थे, लेकिन वर्षों से मेरा संपर्क टूटा हुआ था उनसे। वो सोशियोलॉजी में जेएनयू से पढ़े थे। मैंने संडे मेल के ऑफिस फोन किया, उदय सिन्हा से पूछा मैंने कि आप वही उदय सिन्हा है जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़े? बोले हाँ। तो मैंने कहा कि मैं पंडित जी बोल रहा हूँ। अरे बोले पंडित जी आपका मतलब जेएनयू के जो लोग थे, जो कि साथ के थे, जो कम्युनिस्ट थे, वो सब लोग मुझे पंडित जी कह के बुलाते थे, कॉमरेड कोई नहीं कहता था मुझे। तो मैंने कहा कि मित्र, हमारे बारे में आपके अखबार में एक खबर छपी है, वो भी 5 कॉलम की। बोले हैं? बोले मुझे तो मालूम नहीं यार, तुम आओ तो सही, अभी पता करवाता हूं। तो मैं गया। चूंकि वो मेरे मित्र थे, तो उन्होंने संपादक ने के नाते उन्होंने उस रिपोर्टर को बुलाया और पूछा उससे कि भाई ये बता, ये तुझे कहां से सामग्री मिली, किसने कहा तुझसे ये? तो उसने बताया कि कैसे 2 शिक्षकों ने, एक हमारे विभाग का शिक्षक था, एक प्रेसिडेंसी का शिक्षक था, इन दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग से ये चीज निकल के आई है। तो उनके शिक्षकों के मुझे नाम भी मैंने बोल नहीं रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो सर। तो पहला एनकाउंटर अपने जीवन में हुआ यहां से कि जो आप हैं ही नहीं वह आप घोषित कर दिए गए। मैं एमए था, मैं एमफिल था, मैं पीएचडी था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी जो कि प्रोपिगेट की गई कि मैं कैडर था। अब मैं कैडर होने की वजह से ही पिछले 2.5 साल से मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, क्यों मैं जेएनयू से। आपको अगर ये जान के आश्चर्य होगा कि ये ऐसा नहीं है कि अभी जेएनयू से लोग नफरत करते हैं। अभी तो ये मीडिया में जो खुल्लम खुल्ला कैंपेन हुआ है, उससे जेएनयू के बारे में घृणा का संचार ज्यादा हुआ है। लेकिन उस समय भी जेएनयू से पढ़कर निकलने वालों के खिलाफ विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक एकदम नफरत करते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते थे जेएनयू से जो लड़के आते हैं वे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं। लेकिन सभी लड़के तो ज्यादा समझदार नहीं होते थे, उसमें ऐसे भी होते थे जो कम समझदार होते थे, कम पढ़े लिखे होते थे। लेकिन जेएनयू का नाम ही काफी होता था, और जेएनयू के बारे में तमाम किस्म की दंत कथाएं प्रचलन में थी। मसलन आंध्रा में ये घोषित था, हमारे जो शिक्षक थे चिंतामणि, जो आंध्रा से ही थे, वो कहते थे कि जानते हो जगदीश्वर, अगर कोई जेएनयू की लड़की आंध्रा के न्यूज़पेपर में अपना मैरिज का विज्ञापन दे और उसमें लिखे कि वो जेएनयू से पढ़ी है, तो कोई उसके लिए लड़का अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये धारणा थी कि जेएनयू में लड़की पढ़ी है तो इसका मतलब भ्रष्ट होगी, बिगड़ गई होगी। उस समय भी ये धारणा थी। ये 79-80 की बात बता रहा हूं मैं आपको। जेएनयू के नाम से उस समय भी एकेडमिक्स में लोग भड़कते थे, क्योंकि हिंदुस्तान के जो एकेडमिक्स का जो ओवरऑल जो परिदृश्य रहा है वो बहुत ही रिएक्शनरी रहा है। एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं अपना, बहुत ही मजेदार अनुभव है। मैं वनस्थली विद्यापीठ में मैंने अप्लाई किया था, और मैं कैंडिडेट था, और मैं इंटरव्यू के लिए गया। और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, मैं
तो वहां करीब 150 एक लोग थे, बहुत अच्छे कैंडिडेट आए थे वहां। जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन बाई चांस की बात थी कि नामवर जी की षष्ठी पूर्ति थी। नामवर जी 60 साल के हुए थे, मुझे मालूम ही नहीं। मैं जब अंदर घुसा तो मैं सुबह से ही वनस्थली पहुंच चुका था। तो मेरा वनस्थली का जो बैठा हुआ था दिन भर से, तो सुबह से लेके शाम तक मैंने बहुत कुछ अपने तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर की, अपना ऑब्जर्वेशन करके अपनी राय बनाई उसके बारे में। तो अंत में वहां एक महिला वाइस चांसलर थी जो कि पंडित हीरालाल शास्त्री जो फाउंडर थे उनकी बेटी थी। हिंदी की जो एक्सपर्ट थी प्रोफेसर निर्मला जैन, वो एक्सपर्ट थी। अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट के बारे में बातचीत के, वाइस चांसलर ने मुझसे पूछा कि भाई ये बताइए, आप तो जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, आप को हमारा विश्वविद्यालय कैसा लगा? तो मैंने हंस के कहा कि मैडम, ये जो विश्वविद्यालय है इसमें इसके पास एक लड़कों का कॉलेज और खुलवा दिया तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। तो थोड़ा सा इम्बैलेंस है मामला। वो बढ़ गई इस बात पे। मैंने कहा यहाँ बहुत बुरी हालत है, शाम को 7:30-8 बजे के बाद में लाइट बंद, लड़कियां सो जाएंगी और वहां कैंपस में सब खादी के कपड़े पहनेंगे। और कैंपस में जो बड़ी संख्या में ऐसे रिक्रूट थी औरतें जो कि विधवा थी या पतित्यक्ताएं थी। अजीब माहौल। चौकीदार से बात की तो चौकीदार बोला कि साहब छुट्टी मिलती नहीं है कभी, छुट्टी तब मिलेगी जब गांव से मैं ऑल्टरनेटिव दे जाऊंगा, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगी। और चौकीदार के बैठने की कोई जगह नहीं थी। एक पेड़ था, पेड़ के नीचे वो टूल पत्थर था, पत्थर पर चौकीदार रहता था, वही उसका घर था, पत्थर। मैंने ये दोनों चीजें जो ऑब्जर्वेशन में मेरे में आई, ये मैंने बताई। और कुछ चीजें मैंने, चूंकि जहां वाइस चांसलर का ऑफिस था उसके पास ही वहां स्टेट बैंक की शाखा भी थी, तो मैं बैंक के दरवाजे पर ही टूल पर बैठा हुआ था और जो लड़के लड़कियां आ जा रहे थे बैंक में अपने काम से, मैं उनको देख रहा था। तो मैंने अल्टीमेटली 2-3 लड़कियों से बात की और उससे मुझे एक आइडिया लगा कि यहां तो बहुत भयानक है। वाइस चांसलर नाराज हो गई इस बात पर। तो जेएनयू तो बहुत बिगड़े हुए लड़के होते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जेएनयू को लेकर पहले भी एक खास तरह का नजरिया था, आज भी खास तरह का नजरिया है। अभी यह है कि एक राजनीतिक दल उसको बाकायदा एक एजेंडे के तौर पर सामने लेके चल रहा है। उसने जेएनयू को एक तरह से एक खराब विश्वविद्यालय की कोटि में डाल दिया है अपने कैंपेन के जरिए। है नहीं वो जो कलकत्ता जब पहुंचे, तो कलकत्ता में पहुंचने के साथ ही पहली जो मुसीबत थी वो ये थी, वो जेएनयू थी। विभाग में कोई हजम करने के लिए तैयार नहीं, विभाग में कोई स्वागत करने के लिए तैयार नहीं। सबके पास चेले थे, अपने पास तो कोई था नहीं, और जीवन में कभी चेले बनाए नहीं और चेले की कल्चर नहीं। शुरुआत हुई जीरो से। तो शुरू में कुछ महीने में लगातार चुपचाप लोग जो जहां बुलाते थे, मैं उनके प्रोग्राम्स में जाता था, सुनता था, लोगों से मिलता था, चला आता था। उसके बाद में मैंने निर्णय लिया कि मैं कलकत्ते की गतिविधियों में मैं कम से कम हिस्सा लूंगा, बेहतर हो न लूं तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं बहुत कम जाता था वहां। मैं 27 साल रहा और मेरे सिर्फ 2 दोस्त थे कलकत्ते में। जो मुझे दोस्त मिले शुरू में, वे वही लोग थे जो स्वाधीनता में काम करते थे। उसमें अरुण माहेश्वरी, सरला माहेश्वरी, अयोध्या सिंह और इजराइल और महादेव शाह, ये 5 लोग थे जो के रेगुलर जिनसे मेरी बात होती थी। उसमें धीरे धीरे अयोध्या सिंह, महादेव शाह, इजराइल, इनकी डेथ हो गई और अरुण और सरला बच गए, 2 दोस्त बच गए। बाद में इसमें एक एंट्री और हुई, वो थी प्रभा खेतान।
मेरे पास ले देखे प्रभा केतन, अरुण माहेश्वरी, सरला माहेश्वरी, यही दोस्त थे और कोई दोस्त नहीं था मेरा। और ये भी ऐसे दोस्त थे कि ये खाली बातचीत के लिए दोस्त थे मेरे पास में, ये इसके लिए दोस्त नहीं थे कि मेरे ऊपर कोई विपत्ति आ जाएगी तो मेरी मदद कर देंगे। ऐसा नहीं। ये बातचीत के सुख के लिए आप राजनीति की बातें करें, क्रांति की बातें करें, सीपीएम की बातें करें, लेफ्ट की बातें करें, उसके लिए बस। क्योंकि मेरा एक अनुभव था वो ये कि हर व्यक्ति दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त वही हो सकता है जो कि, जैसा कि संस्कृत की कहावत थी, राजद्वारे श्मशाने च यो तिष्ठत स बांधव। अदालत में और शमशान में जो साथ खड़ा रहे वह दोस्त होता है। और मैं जेएनयू के अनुभव से और जेएनयू के पहले अपने मथुरा के अनुभव से सीख चुका था। मथुरा में बहुत सारे सैकड़ों दोस्त थे मेरे, सैकड़ों लड़के लड़कियां दोस्त थे, लेकिन कोई मेरे दुख में काम नहीं आया, एक आध को छोड़कर, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। तो जिनसे आप बातें करते हैं उसका मतलब नहीं आपकी दोस्ती भी है। दोस्ती तब होती है जबकि वह आपके दुख में खड़ा हो। मुश्किलें वहां पे भी आई, अनेक मुश्किलें आई, उनकी लिस्ट गिनाना नहीं चाहता मैं। जो सबसे अच्छी चीज हुई वो सामने रखने की जरूरत है। वो ये कि मुझे पहली बार अपने तरीके से अपनी क्षमताओं के विकास का मौका मिला। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज और मूल्यवान चीज है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रशासन, मैंने 27 साल नौकरी की, लेकिन प्रशासन ने कभी भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, परेशान नहीं किया, विक्टिमाइज किया, परेशान नहीं किया। विक्टिमाइज इन द सेंस कि जैसे मेरा अगर हक बनता है कि मुझे पीएचडी कमेटी का कन्वीनर बना दिया जाए या एमफिल कमेटी का कन्वीनर, वो मुझे नहीं बनाया गया, तो मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है इसमें, लेकिन मुझे परेशान नहीं किया गया। लोगों ने बहुत कोशिश की कि प्रशासन का इस्तेमाल करके मेरा उत्पीड़न किया जाए, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी कलकत्ता विश्वविद्यालय की, उसका वो ये कि प्रशासन शिक्षक के काम में दखल नहीं देता था। आप चाहे जितना पढ़ें, आप चाहे जितना लिखें, प्रशासन को कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ ये, आप रेगुलर आइए, पढ़ाइए, चले जाइए, कोई देखने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ाने नहीं भी आ रहे हैं तब भी कोई पूछने वाला नहीं है। प्रशासन ये मान के चल रहा है कि आप रेगुलर होंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की ये जो परंपरा थी, इसने बहुत मदद की मेरी, और मुझे पढ़ने में बहुत मदद की। मैं 2 घंटे के लिए, मेरा क्लास होती थी, शुरू में मैं लेक्चरर था, तो मुझे 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से क्लास लगा दी हेड ने। मैंने कुछ दिन देखा तो मुझे लगा कि मैं 3 घंटे पढ़ा ही नहीं सकता, मैं तो मर जाऊंगा। मैं तो अभी जो विद्यार्थी हैं मेरे पढ़ाते हैं, वो 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाते हैं। मैं उनकी क्षमता पे बलिहारी हूँ, उतने कि उन कितना प्रेशर होता है, मैं तो नहीं पढ़ा सकता। तो मैंने कुछ दिन बाद मना कर दिया कि मैं 3 घंटे नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं चाहे कुछ हो जाए, नौकरी चली जाए भले। तो उन्होंने कहा साहब इतना वर्कलोड तो होना ही चाहिए, मिनिमम 13 लेक्चर सप्ताह में, 14 लेक्चर, 16 लेक्चर, ये सब बोला गया। मैंने कहा ना, कुछ नहीं, आप इसकी जगह कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन क्लास 2 ही होंगी खाली इस दिन में। दूसरी अच्छी चीज, सारे शिक्षक, प्रोफेसर से लेकर लेक्चर तक, सब समान रूप से पढ़ाते थे। सबके 8-8 पीरियड थे हमारे। कोई भेद नहीं था, मुझे अच्छा लगा ये। हम लोगों में बड़े मतभेद थे। वहां जो 5-6 टीचर थे, मैंने जब ज्वाइन किया तो उस समय पीएन सिंह, विष्णुकांत शास्त्री,
शंभुनाथ और रामप्रीत उपाध्याय, ये पहले से थे और हम दो लोगों ने, मैंने और चंद्रकला पांडे ने एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। चंद्रा जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आने के पहले रानी बिरला कॉलेज में पढ़ा रही थी एज ए गेस्ट लेक्चरर, और वे जब यूनिवर्सिटी में आई तो उस समय उनकी उम्र मेरे ख्याल में 48-49 के करीब थी, मेरी 30 साल के आसपास। तो जो मुझे अच्छी चीज लगी वो ये कि यहाँ सब लोग एक बराबर उनके पास वर्कलोड है। और दूसरी एक चीज जो कि नहीं थी, जो कि मान ली लोगों ने, बहुत अच्छा हुआ, वो ये कि पहले बहुत अनौपचारिकता बहुत थी विभाग के अंदर। विभाग की मीटिंग होती थी लेकिन मीटिंग के कहीं कोई दर्ज नहीं होता था, रजिस्टर नहीं था, सारे निर्णय मौखिक होते थे। तो मैंने कहा कि भाई रजिस्टर तो रखो, रजिस्टर की परंपरा तो रखो। तो पहली बार रजिस्टर खरीदे गए, रजिस्टर में लिखी गई चीजें, जब भी कोई निर्णय होता था और रजिस्टर में लिखा जाता था। और रजिस्टर में लिखने के प्रोसेस में लाने में थोड़ा सा टाइम लगा, जद्दोजहद हुई थोड़ी सी, लेकिन लोगों ने माना। जो कलकत्ता के एनवायरनमेंट की ब्यूटी ये थी कि कलकत्ता में लोग इन्वॉल्व होते थे और लोग एक दूसरे की बात सुनते थे। मतभेद थे, मतभेद अपनी जगह रहते थे, कभी कभी मतभेद की वजह से निर्णय में परेशानी होती थी। एक और बड़ी मजेदार चीज हुई, पहले जो था वो सारे पेपर्स के मॉडरेटर हुआ करते थे कल्याणमल लोढ़ा। प्रोफेसर थे, रिटायर करके थे, रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास ही वो मॉडरेशन था एमए के विद्यार्थियों के पेपर्स का। अब हुआ क्या, उसमें जो मेरा पेपर मॉडरेट हुआ उसमें कुछ आउट ऑफ कोर्स भी मामला चला गया उनके हाथ से, और मैं बहुत परेशान था इससे। तो जब परीक्षा के बाद मीटिंग हुई तो मैंने अड़ गया, मैंने कहा कि नहीं, मॉडरेटर वही होगा जो पढ़ाता है, जो हमारे साथ में लोग हैं, वो चाहे सब मिलके मॉडरेट करें या कोई एक आदमी जिम्मेदारी ले ले, बड़ा जो भी सीनियर हो वो जिम्मेदारी ले ले इसमें, लेकिन लोढ़ा जी मॉडरेट नहीं करेंगे। अब मुश्किल क्या थी, वहां जितने लोग पढ़ाते थे मेरे अलावा वे सारे के सारे लोढ़ा जी के चेले थे। अब लोढ़ा जी का विरोध कैसे करें, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव मान लिया और शर्त यह रखी कि लोढ़ा जी से बोलने के लिए हम में से कोई नहीं जाएगा, कि आपको हटा दिया गया है, जाओगे तुम। मैंने कहा हम चले जाएंगे। हम गए लोढ़ा जी के पास में, हमने उन्हें जाके प्यार से बताया, वो नाराज भी हुए, वो नाराजगी सुनी उनकी, लेकिन अल्टीमेटली विद्यार्थियों के हित में ये निर्णय लिया गया कि नहीं, जो शिक्षक पढ़ाते हैं वही पेपर मॉडरेट करेंगे, और यहां से एक नई सिस्टम की शुरुआत हुई। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। जो असल चीज वो ये कि विश्वविद्यालय में एंट्री के बाद अब मुझे पाश्चात्य काव्यशास्त्र का पेपर दे दिया गया पढ़ाने के लिए, संस्कृत काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र। तो मेरे पहले एक शिक्षक थे जो पार्ट टाइम थे, लेकिन वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो फुल टाइम टीचर थे, सदानंद सिंह, वहां हेड भी रहे, वो बड़े पुराने टीचर थे, वो अच्छा पढ़ाते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पढ़ाते कैसे, मुझे भी थोड़ा सा बताइए उसकी टेक्निक, मैं तो जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा पढ़ाता क्या हूँ, मैं तो रट के आता हूँ, सीधे क्लास में बोल देता हूँ, और बीच में कोई विद्यार्थी सवाल वाल कर दे या कुछ पूछ बैठे तो मैं भूल जाता हूँ उसके बाद। अब मैं बड़ा परेशान, मैं बाजार गया, लाइब्रेरी में किताब नहीं थी, यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी लेकिन उसमें संस्कृत काव्यशास्त्र पढ़ाने के लिए किताब नहीं। लाइब्रेरी से निकल के बाजार गया, मेरे पास तो किताब थी नहीं, क्योंकि मेरी तो किताबें दिल्ली में थी, बल्कि ये मथुरा में थी, क्योंकि मैं जब जेएनयू से सामान लेके गया तो मथुरा में रख दिया था और वहीं थी किताबें। अब मैं बाजार गया किसी तरह से, वहां पे एक ही दुकान थी छोटी सी जहां हिंदी की किताब मिलती थी, तो वहां से किसी तरह से भागीरथ मिश्र की किताब मैं खरीद लाया। अब मैं घर में आया और पढ़ा मैंने, और मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मैंने कभी जीवन में पढ़ी नहीं वो किताब, उस तरह से मैंने पढ़ा नहीं, वो पढ़ाया नहीं। संस्कृत काव्यशास्त्र मैंने दूसरे ढंग से पढ़ा था,
मैं डायरेक्ट संस्कृत काव्य शास्त्र से जुड़ी हुई जो पुस्तकें थी वो मैंने डायरेक्ट पढ़ी थी, पूरी किताबें पढ़ी थी, लेकिन मैंने इस तरह से हिंदी में पढ़ाया जाता है मैंने पहली बार देखा, तो मेरा एकदम दिमाग ठनक, एकदम परेशान मैं इससे। सो अल्टीमेटली मैंने अपने तरीके से उसको इवॉल्व करना शुरू किया, और भगीरथ मिश्र जी की जो किताब में लेके आया था वो मैंने अपने मेरे संकलन में अभी भी है, मैंने रख ली। मैंने कहा कि अब इससे काम चलने वाला नहीं है। मैंने डामर जी से पूछा कि सर क्या करूं, तो बोले कि वहां ज्यादा पांडित्य की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा पांडित्य नहीं, पढ़ाने की तो जरूरत है, मुश्किल तो ये है। तो शुरू में होता ये था कि मैं क्लास तो लेता था, लेकिन विद्यार्थियों को मेरी बात समझ में नहीं आती थी। विद्यार्थी किंतु सुन रहे हैं। इस बीच में कुछ डिस्टरबेंस भी हुई, लेकिन वो मैनेज कर ली मैंने किसी तरह से। मेरे लिए शॉकिंग चीज ये तब आई जबकि मुझे हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। तो मैं क्लास में जब पहली बार गया तो मैंने पूछा लोगों से, विद्यार्थियों से पूछा कि आप लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना है? तो विद्यार्थियों ने कहा नहीं सुना है। वो ऑनर्स पास करके हैं, उन्होंने नाम ही नहीं सुना। तो मैंने कहा उनकी कोई किताब विताब देखी है, हिंदी साहित्य का इतिहास देखो? बोले नहीं। तो मैंने कहा पढ़ाया नहीं जाता? बोले ना। अब विद्यार्थी जो कॉलेज से निकल कर आए हैं वे एक कोई शिव कुमार शर्मा थे, उनकी किताब जो गैस पेपर टाइप थी उसे पढ़ के आते थे, और वही किताब नीचे पढ़ाई जाती थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जिस समय 89 में मेरी एंट्री होती है, उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में मुक्तिबोध का नाम कोई नहीं जानता था, न विद्यार्थी जानते थे। शिक्षक थे वहां, आचार्य शुक्ल का नाम विद्यार्थी नहीं जानते थे कलकत्ते का। अब मेरे लिए ये शॉकिंग भी था और ये जिम्मेदारी भी थी किसी तरह से। जब शुक्ल जी का नाम नहीं जानते तो हजारी साहब द्विवेदी को कैसे पहुंचाओगे और मुक्तिबोध को कैसे पहुंचाओगे? तो मैंने धीरे 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 करके चीजें कल्टीवेट की और चीजें बदली। शिक्षकों को भी लगा कि नहीं मामला दूसरा है, और उसमें थोड़ा सा अपने तरीके से डिसरप्ट करना भी होता है, जो मैंने किया कि थोड़ा सा नई चीजों की तरफ फोर्स करना होता है, लोग सोचें, आकर्षित हों, बात करें। में को बनाने में बहुत कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ा। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जिसे रखना बहुत जरूरी है एकेडमिक्स के लिहाज से। हमारे मित्र थे शंभुनाथ जी, वो अध्यक्ष थे डिपार्टमेंट के। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप पाठ्यक्रम बदलिए, बहुत दिन हो गए पाठ्यक्रम नहीं बदला गया है। तो वो राजी हो गए। शंभुनाथ जी की अच्छी बात थी कि वो बात मानते थे, सुनते थे। मतभेद उनसे रहते थे मेरे, लेकिन वो सुनते थे। तो राजी हो गए पाठ्यक्रम बदलने के लिए। अब बाकी जो शिक्षक थे वो पाठ्यक्रम बदलने की राजी नहीं। खैर अल्टीमेटली पाठ्यक्रम बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई, और पहली बार 35 साल के बाद में शंभुनाथ जी की अध्यक्षता में विभाग ने मिलकर पाठ्यक्रम बदला। और सिर्फ सामंजस्य बिठाए रखने के लिए हमने ये निर्णय लिया कि जो जो पेपर पढ़ाते हैं टीचर, वे अपने अपने पेपर में जो जो परिवर्तन करना चाहते हैं वे सजेस्ट करते हैं, वो सब हम शामिल कर लेंगे। क्योंकि मिलके कॉम्प्रहेंसिव पर्सपेक्टिव में बनाने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि कुछ टीचर सहयोग नहीं कर रहे थे। उसमें खासतौर पर पीएन सिंह का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। वो भाषा विज्ञान पढ़ाते थे, और कलकत्ते में भाषा विज्ञान का पेपर एक तरह से टेररिस्ट पेपर था। सारे विद्यार्थी आतंकित थे उससे। कभी किसी जमाने में जब वो पेपर, ये जो कोर्स बना, तो उस कोर्स में कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो लिंग्विस्टिक्स पढ़ाया जाता था, तो उस भाषा विज्ञान के एक साथ 4 पेपर उस एक पेपर में हिंदी में शामिल कर दिए गए। और हर एक विद्यार्थी पूरे साल भाषा विज्ञान को लेकर परेशान रहता था। अब समझ में ही नहीं आता था कि भाषा विज्ञान इतनी मतलब उत्पीड़नकारी सब्जेक्ट कैसे हो सकता है। तो जब मैंने खोज की और पता चला कि ये तो भाषा विज्ञान जो ऊपर पढ़ाया जाता है उसके 4 पेपर सीधे यहां डाल दिए गए हैं एक ही पेपर में, विद्यार्थी संभालेगा कैसे?
उसी पेपर का शिक्षक जो है वो दोबारा कोर्स बनाने नहीं दे रहा है। और सैड पार्ट ये था स्टोरी का कि वो शिक्षक ट्यूशन भी करता था। दो शिक्षक ट्यूशन भी करते थे, जो कि नियम के अनुसार उन्हें ट्यूशन नहीं करनी चाहिए। एक पीएन सिंह थे और एक रामप्रीत उपाध्याय थे। अब ये मुश्किल थी क्योंकि जो ट्यूशन कर रहा है वो क्वेश्चन पेपर भी मॉडरेट कर रहा है, तो क्वेश्चन पेपर आउट है उसके सामने। खैर, हुआ ये कि जिस समय ये पेपर बनने शुरू हुए तो उस समय संयोग की बात थी कि जयशंकर प्रसाद का शताब्दी वर्ष भी था वो। तो शमुना जी ने कहा कि इस साल कम से कम प्रसाद जी का जो है ना पेपर जो है वो कोर्स से मत निकलवाओ, तो हंगामा करेंगे लोग, एक आध साल बाद बदल लेंगे फिर हम लोग। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत। एक प्रसाद का स्पेशल पेपर था, उसे छोड़ के सारे पेपर बदल दिए गए। पहली बार 35 साल के बाद में पाठ्यक्रम बदला। निश्चित तौर पर विष्णुकांत शास्त्री, शंभुनाथ, रामप्रीत उपाध्याय, चंद्रकला पांडे, इन सब लोगों ने उसमें सहयोग किया, लेकिन स्पेशली प्रस्ताव मेरा था कि इसे बदला जाना चाहिए और हर हालत में बदला जाना चाहिए, चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन अब ये नहीं रहेगा, जो जो मन है रख लो तुम। तो पहली एक चीज समझ में आई कि हिंदी में रूढ़िवाद कैसे आता है, साहित्य में रूढ़िवाद कैसे आता है। साहित्य में पठन पाठन में रूढ़िवाद तब आता है जबकि आप एक ही तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाते रहें, आप उसे बदले नहीं। पाठ मर जाता है, वो चाहे जितना ही मूल्यवान लेखक हो, क्योंकि शिक्षक उसमें मेहनत नहीं करते। एक और अनुभव बता रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव बता रहा हूं आपको, क्यों जरूरी है वो, क्यों परिवर्तन जरूरी है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लासेस मेरे पास भी थी और विष्णुकांत शास्त्री जी के पास भी थी। शास्त्री जी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ट्रेडिशनल तरीके से, उनके जैसा पढ़ाने वाला शिक्षक कम होगा, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। अब मुश्किल क्या थी कि अब दो तरह के शिक्षक आगे, मैं भी था और वो भी थे। और शास्त्री जी की जिद ये थी कि जिस समय जगदीश्वर की क्लास होगी उस समय मेरी क्लास रखो। उन्हें मुझसे बात करने में मजा आता था, मुझे भी उनसे बात करने में मजा आता था, और हम दोनों के दृष्टिकोण एकदम अलग थे। वो बीजेपी के साथ, मैं सीपीएम के साथ, लेकिन क्लास एक साथ लेंगे। अब हुआ क्या कि अचानक मैंने देखा ये कि कुछ दिन लगातार शास्त्री जी की क्लास में कोई विद्यार्थी नहीं। रजिस्टर देखा मैंने तो देखा नो स्टूडेंट, नो स्टूडेंट। तो मैंने शास्त्री जी से पूछा, शास्त्री जी बात क्या है, विद्यार्थी कहाँ हैं? तो बोले पता नहीं बेटा, विद्यार्थी क्यों नहीं आते। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ की है किसी ने। मैं गया क्लास में, देखा सारी क्लास भरी हुई है। मैंने कहा तुम लोग अभी थोड़ी देर पहले कहाँ थे? शास्त्री जी की क्लास में। बोले सर हम शास्त्री जी की क्लास अब नहीं करते। मैंने क्यों नहीं करते तुम लोग? बोले सर इसलिए नहीं करते, वो पुराने तरीके से पढ़ाते हैं, आप नए तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए आपकी क्लास अच्छी लगती है, उनकी क्लास अच्छी नहीं लगती। मैं बहुत नाराज हुआ इस बात पर। मेरा यह मानना है कि शिक्षक नए तरीके से पढ़ाए या पुराने तरीके से पढ़ाए, शिक्षक का सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी क्लास का सम्मान किया जाना चाहिए। मैंने कहा आज आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही, कल मेरी क्लास भी खराब लगेगी आपको, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कल सारे विद्यार्थी शास्त्री जी की क्लास में होंगे कल से, अगर नहीं होंगे तो मैं अपनी क्लास में बैठने नहीं दूंगा। दूसरी चीज जो मेरी पकड़ में आई वो ये कि एक मोटिवेटेड विद्यार्थियों में एक हमेशा दस्ता रहता है, ये ट्रेडिशनल विश्वविद्यालयों की क्राइसिस है। अब चूंकि वो मैं नया था तो मुझे उस तरह का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो चीज मेरी प्रॉब्लम पकड़ में आ गई थी तो मैं सतर्क था। शास्त्री जी दूसरे दिन बड़े खुश, बोले कि सारे विद्यार्थी। मैंने कहा सर ये कह रहे थे, तो बोले बात तो वो ठीक कह रहे हैं यार, मेरे तो 25 साल पुराने नोट्स हैं, मैं उन्हीं से पढ़ा रहा हूं 25 साल से। तुम नए आए हो तो उन्हें तुम्हारी क्लास अच्छी लगती होगी। मैंने कहा सर जो भी अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन आप हमारे सीनियर मोस्ट टीचर हैं। अच्छा, शास्त्री का वो अंतिम दौर था, माने आखिरी 3-4 साल थे उनके सर्विस के,
जिसमें वो हमारे साथ पढ़ा रहे थे, और बहुत ही शानदार आदमी थे, स्वभाव से भी, दृष्टिकोण के लिहाज से भी। उनके दृष्टिकोण में कभी भी आरएसएस झलकता नहीं था, एकेडमिक्स में कभी भी झलकता नहीं था। एकेडमिक्स में वो एकदम पर्टिकुलर होकर एकेडमिक्स के दृष्टिकोण से बात करते थे। जितनी भी पॉलिटिक्स की बात होगी वो पॉलिटिक्स के मंच पर होगी। मजेदार बात बता रहा हूं, टीचर्स यूनियन का इलेक्शन हुआ और शास्त्री जी विपक्ष के पैनल में और मैं सीपीएम के पैनल में। शास्त्री जी इलेक्शन हार गए, मैं इलेक्शन जीत गया। सोच सकता है कोई? मैं नया गया था, और मैं जीत कैसे गया मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन एक घटना हुई थी जिसे मेंशन करना बहुत जरूरी है। जैसे जेएनयू में हिंदी की एंट्री हुई, ऐसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी हिंदी की एंट्री हुई। हुआ यह कि टीचर्स यूनियन की जनरल बॉडी मीटिंग थी, और बहुत ही भरी हुई मीटिंग थी। राजा बाजार साइंस कॉलेज में वो मीटिंग थी, और उस समय जो टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और मुश्किल क्या थी कि उन्होंने कुछ अच्छे काम नहीं किए थे, उनकी आलोचना हो रही थी। तो मीटिंग बहुत ही, जैसे बंगालियों का स्वभाव, बहुत मीठे भाव से आलोचना करते हैं हर चीज की, उस तरह से मीटिंग चल रही थी। मैं नया यूनिवर्सिटी में आया था, तो पहली बार जनरल बॉडी मीटिंग में गया मैं, तो मैंने जनरल बॉडी मीटिंग में मैंने जस्ट नाम अपना लिख के भेज दिया कि मैं भी बोलूंगा। मैं तो प्रेसिडेंट ने बुलवाया, तो मैं गया और मैंने बहुत ही हिंदी में बहुत ही एग्रेसिवली उनके निकम्मेपन की आलोचना की और कस के आलोचना की। सो पहली बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी टीचर्स जनरल बॉडी मीटिंग में, जिसमें करीब 350-400 के करीब शिक्षक थे, उसमें हिंदी में पहली बार भाषण हुआ, और वो बहुत ही अच्छे ढंग से रिसीव किया गया। और उसने वो मेरे जो शास्त्री जी के खिलाफ में जीतने की जमीन तैयार कर दी। मुझे यूनिवर्सिटी के सारे टीचर जान गए। उसका एक फायदा यह निकला कि जो शिक्षक संघ का अध्यक्ष था वो हिंदी उर्दू बहुत अच्छी जानता था। उस व्यक्ति ने बाकायदा हिंदी में बहुत अच्छा प्रत्युत्तर दिया, और फिर उसने, जिसे कहें ग्रेसफुलनेस और एक ग्रेटनेस, उसने बहुत प्यार से कहा, मिस्टर चतुर्वेदी, अगर आपको कुछ कहना है मेरे भाषण पर तो आगे बोल सकते हैं। कम से कम एक बार तो बोल जाइए आप आगे कि मैंने हिंदी कैसी बोली है। नहीं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के अंदर, शिक्षक संघ के अंदर जो ये कॉर्डियल पॉलिटिकल रिलेशनशिप, कलकत्ते में लेफ्ट फ्रंट के शासन में शिक्षकों में जो ये कॉर्डियल रिलेशनशिप, ये बहुत बहुत अच्छी चीज थी। और इसका एक फायदा भी मिला, क्योंकि शिक्षक एक दूसरे का सम्मान करते थे, आदर करते थे। और बंगाल की ये खूबी रही है, बंगाल की, कलकत्ते की, पूरे बंगाल में अगर आप शिक्षक हैं, आप स्कूल शिक्षक हैं, तब भी आपका लोग उतना ही सम्मान करेंगे। आप यूनिवर्सिटी शिक्षक हैं तो और भी ज्यादा सम्मान करेंगे। वहां शिक्षक को बहुत ही बड़े और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हिंदी भाषी क्षेत्र में यह चीज नहीं है। आप साधारण दुकान पर भी अगर कह दें कि आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, तो दुकानदार का आपके प्रति एटीट्यूड बदल जाएगा, आपको वीआईपी की तरह ट्रीट करेगा वो। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज यह कि शिक्षक का सम्मान बंगाल की संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है। वहां शिक्षक, लेखक, बुद्धिजीवी, ये बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोग माने जाते हैं। उनका दर्जा वहां किसी भी राजनेता से ऊपर होता है, आज भी होता है। ममता ने बहुत कोशिश की है उसे डिमोट करने की, उसका अवमूल्यन करने की, लेकिन फिर भी जनता में अभी भी उनकी एक इज्जत है। आखिरी चीज कलकत्ता के संदर्भ में फिलहाल इतनी, वो ये कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मेरे पास में
दोस्त गिनती के थे, नाम भी बताया, अरुण, सरला वगैरह। तो मेरी मुश्किल यह भी थी कि मैं हर एक के साथ शेयर नहीं कर पाता था। तो शेयरिंग किससे होगी, विचारों की शेयरिंग किससे होगी? कलकत्ते में जिस तरह की तेज राजनीतिक गतिविधियां थीं, उस तेज राजनीतिक गतिविधियों में आप अपने को कैसे एडजस्ट करके रखेंगे? तो मैंने अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया था कि मुझे जब मौका लगता था, जब मेरे पास समय होता था, तो मैं वहाँ सीपीएम का अखबार था हिंदी का, स्वाधीनता, उसमें मैंने बहुत लिखा है, मैं उसमें लिखता था। और जब मुझे पास में अपनी किताब लिखने का मन होता था तो मैं किताब में अपने मगन रहता था। और ट्रेजिक पार्ट ये था कि मैं घर जमाई बन के रहता था, और ये बंगाल की सबसे बुरी परंपरा थी। बंगाल का सबसे जो जिसके कलुषित अंश कल्चर का, उसकी वजह से मैंने बरसों कष्ट पाए। मेरा परिवार टूट गया, मुझे पहली पत्नी से तलाक लेना पड़ा, मेरे बच्चे नहीं रहे। कहने के लिए मैं उनका गार्जियन हूं, पिता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे कहां हैं, क्योंकि वो संपर्क नहीं रखते। सो बंगाल में एक सबसे जो भयानक चीज जो मैंने नोटिस की, वो ये कि बंगाल के परिवार बुरी सांस्कृतिक सामाजिक परंपराओं से उनमें एक बड़ा हिस्सा घिरा हुआ है। उसमें से एक सबसे बुरी प्रथा जो वहां बड़े पैमाने पर पाई जाती है, वो है घर जमाई रखने की प्रथा। जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी और मुझे परिवार छोड़ना पड़ा। तो बंगाल में जो लोग ये सोचते हैं कि बंगाल में बहुत कुछ बदल गया है, मॉडर्निटी आ गई है, बंगाल में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ नहीं भी बदला है। बंगाल में पारिवारिक कुसंस्कार और पारिवारिक परंपराएं, पुरानी परंपराएं, पुरानी कंजर्वेटिव अनुदार परंपराएं बहुत मजबूत हैं, आज भी बहुत मजबूत हैं। उनकी वजह से वे तमाम रैशनल लोग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो टाइम टू टाइम प्रताड़ित होते रहते हैं। मैं जब कलकत्ता, अगर मुझे मालूम होता कि बंगाल में घर जमाई की प्रथा है, तो आप तय मानिए मैं कलकत्ता नौकरी मिलती तब भी ना जाता। मैंने अपने 20 साल के मुकदमेबाजी के जीवन में कलकत्ता की अदालतों में जो आंखों से देखा और अनुभव किया, वो बता रहा हूं आपको। हजारों लोग देखे जो मैंने इस घर जमाई की प्रथा से प्रताड़ित और पीड़ित, हजारों। दिलचस्प बात यह है कि कलकत्ता के आख्यान में ये घर जमाई गायब है, लेकिन वहां बंगला के सिनेमा में गायब नहीं है। बंगला में कम से कम आपको 1 दर्जन फिल्में मिलेंगी जो घर जमाई पर बनी हुई हैं। मैं जिस चीज से लड़ते हुए बड़ा हुआ, वह था परिवार के अंदर की जो अनुदार भावनाएं और परंपराएं हैं, उनसे लड़ते हुए मैं बड़ा हुआ, और अंत में नौकरी के चक्कर में मैं उन्हीं अनुदार परंपराओं में जाके फंस गया, और अब निकलना मेरे लिए मुश्किल था। मैं दुस्साहस किया, मैं निकला। संयोग की बात है कि जो सीपीएम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसमें मेरे कुलीग भी शामिल थे, वो इस चीज को नहीं समझ पाए कि ये कुप्रथा है, घर जमाई एक कुप्रथा है। वे अभी भी नहीं समझते।
और ये चीज ऐसी घटी जिसने कि मेरा तो नुकसान किया ही, कलकत्ता विश्वविद्यालय का, वहां के छात्र आंदोलन का, वहां के शिक्षक आंदोलन का, वहां की हर एक चीज का नुकसान किया, क्योंकि मैं अकेला सिर्फ क्लास से नहीं जुड़ा हुआ था, मैं बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ था। मेरी बहुत सारी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां थी। मैंने खाली नौकरी नहीं की, मैंने बहुत कुछ पैदा किया, अर्जित किया, समाज को दिया, और मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैं कलकत्ते में किसी को जानता ही नहीं था, मेरा कोई दोस्त ही नहीं था, मेरा कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन कलकत्ते में मेरे इतने दुश्मन पैदा हो गए। और किस लिए? कुप्रथा के समर्थन में वो पैदा हो गए, कुसंस्कारों से प्रभावित होकर वो पैदा हो गए। तो कलकत्ता के बारे में जब बात करें और कलकत्ते के बारे में सोचें, तो कलकत्ता एक मॉडर्न शहर तो है, बंगाली जाति एक आधुनिक जाति तो है, लेकिन बंगाली जाति के अंदर एक अच्छे खासे मध्य वर्ग के, निम्न मध्य वर्ग के सेक्शन में कुसंस्कार और कुप्रथाएं भी भरी हुई हैं। यह चीज भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। और इन कुप्रथाओं और कुसंस्कारों से खाली व्यक्ति ही नहीं प्रभावित थे, वे लोग भी प्रभावित थे जो अपने को क्रांतिकारी कहते थे। वे लोग भी प्रभावित थे जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं और जनवादी कहते हैं। तो मेरे अनुभव बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि जब प्रगतिशील जीवन मूल्य और प्रगतिशील जीवन शैली, प्रगतिशील एकल परिवार की धारणा को स्थापित करने, जीने और एंजॉय करने का प्रश्न आता है, तो वही ये सारे के सारे लोग अचानक फंडामेंटलिस्ट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। मैंने इंटरकास्ट मैरिज की, मैंने शेड्यूल कास्ट लड़की से शादी की, मैंने इंटरकास्ट मैरिज करके अपने लिए एक नए रास्ते की तलाश की, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि रास्ता जो है वो कुप्रथा में चला जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी का अपमान भी नहीं करना चाहता, तो मैंने प्यार किया था और प्यार की मैंने कॉस्ट दी। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। जो उत्पीड़न हुआ, जो मतलब निंदा हुई, आलोचना हुई, जिन लोगों ने की, वे लोग इसके हकदार हैं कि वे लोग आलोचना करें और आलोचना में जिए। मेरा सिर्फ इतना फायदा हुआ कि मैंने वहां रहते हुए 28 साल में 60 से अधिक किताबें लिखी। बाहर जो कुछ लोग बोलते थे मैं उसे ध्यान ही नहीं देता था, मैं आराम से मस्ती से पढ़ता था, अपना काम करता था, मैं ध्यान ही नहीं देता था मेरी कितने लोग निंदा कर रहे हैं। अगर मुझसे एक वाक्य में पूछा जाए तो मैंने अपने जीवन का जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, अगर वो किताबें न लिखता और किताबें न होती तो मैं बचता ही नहीं। मैंने जितना हीटेड कैंपेन, जितना घृणा अभियान, जितना चरित्र हनन का अभियान मैंने अपनी लाइफ में फेस किया, शायद किसी शिक्षक को यह मौका नहीं मिला फेस करने का। और इसको लीड किसने किया? उन लोगों ने लीड किया जिनको कि मैं कभी भी आज तक खराब करके नहीं बोला। वो मेरे कुलीग थे, उसमें लोग, उसमें ऐसे लोग थे जो मेरी पार्टी में थे, उसमें पार्टी के लीडर तक शामिल थे। मैंने आज तक कभी किसी लीडर के खिलाफ में, कभी किसी प्रोफेसर के खिलाफ में मैंने कभी कोई अपशब्द बोला नहीं, लिखा नहीं, कभी कोई झूठ बोला नहीं। लेकिन मैंने इन लोगों को एकदम अनुदार, कंजर्वेटिव, फंडामेंटलिस्ट भाव में देखा है और घृणा से भरा हुआ देखा है और घृणा का कैंपेन करते हुए देखा है। मैं सोच के गया था कलकत्ता एक महानगर है और एक महानगर में ये चीजें नहीं होती, लेकिन कलकत्ता एक महानगर, एक ऐसा महानगर है जिसमें कि कूट कूट के सड़ी गली परंपराएं भरी पड़ी हैं, बंगाली परिवारों से लेके हिंदी भाषी परिवारों तक,
हिंदी भाषी बुद्धिजीवियों तक वे टांग पसारे हुए हैं परंपराएं। उसका एक ही सिर्फ एक शब्द, जिन लोगों के पास में ये परंपराएं होती हैं वे सिर्फ एक काम करते हैं, वो है झूठ। ये जितने भी अनुदारवादी विचारधारा के लोग हैं, अनुदारवादी संस्कारों के लोग हैं, उनके पास में सिर्फ एक चीज होती है, गॉसिप और झूठ। तो एक शिक्षक के नाते मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पीड़ादायक लगी, जिसे मैंने कभी पीड़ा की तरह लिया नहीं, मसलन आप इसी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति मेरी जिंदगी में, जिन लोगों ने मेरे 20-20 साल 25-25 साल तक हीटेड घृणा अभियान चलाया, मैं उनसे कभी, मेरी झगड़ा ही नहीं हुआ, मैंने कभी उनसे अपनी बातचीत बंद नहीं की, मैं उनके घर कभी नहीं गया। वो मेरे घर जब भी कहते थे मैं उनको दावत देता था, अपने हाथ से खाना बनाता था और खिलाता था, लेकिन उनके मैं घृणा को मैं शांत नहीं कर पाया कि वे क्यों झूठ बोलते हैं। तो एक शिक्षक के नाते प्रगतिशील दृष्टिकोण रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप शिक्षा व्यवस्था में कलकत्ता विश्वविद्यालय जैसी जगह, यह मैंने संकीर्णतावाद जो है, ये मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी देखा। यह संकीर्णतावाद एकदम मुखर रूप में और एक बाहुल्य के तौर पर, एक हेजेमनी के तौर पर, वर्चस्व के तौर पर मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से निकल के कलकत्ता विश्वविद्यालय में देखा। तो जो लोग कहते हैं कि शिक्षक बहुत लिबरल होते हैं, उदार होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, वे गलत कहते हैं। हमारी शिक्षा के जो पुर्जे हैं वे प्रोफेसर लोग, शिक्षक लोग, जैसा कि मैंने शुरू में ही अनुरोध किया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय एक परंपरावादी विश्वविद्यालय है, और वो परंपरावादी विश्वविद्यालय इस तरह से वो अंधकार में घिरा होगा दिमाग, ये तो मेरे एकदम कल्पना के बाहर था। कलकत्ते के बारे में सिर्फ एक ही चीज फिलहाल, कलकत्ता जितना दिखने में ऊपर से लिबरल है, अंदर से उतना ही कंजर्वेटिव है। कलकत्ता ऊपर से देखने में जितना पॉलिटिकल है, अंदर से उतना ही रिएक्शनरी है। और जब मैं कलकत्ते की बात कर रहा हूं तो कलकत्ता का मतलब बंगाल। और ये मेरे 28 साल के जीवन की, अपने अनुभव की, जिसमें कि मैंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज की, मैंने कल्चरल एक्टिविटीज की, मैंने टीचिंग की, उस सबका निचोड़ है ये। सिर्फ एक जगह नहीं, पग पग पर यह चीज है। समाज बदलेंगे कैसे? खाली बीजेपी को गाली देके? बीजेपी जो करे उसकी आलोचना करो, लेकिन अगर कंजर्वेटिव अनुदार मूल्य और भावनाएं अगर बंगाल में हैं तो क्या उनकी आलोचना हम करते हैं? क्या हमने आलोचना की? हमने कभी नहीं की। मेरे अलावा वहां सैकड़ों शिक्षक पढ़ाते थे, 600 से अधिक शिक्षक पढ़ाते थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। मैंने कभी शिक्षकों को मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय के बाहर बंगाली जाति में व्याप्त जो कुसंस्कार हैं, कुरीतियां हैं, कुविचार हैं, उनके बारे में आलोचना करते नहीं देखा। वहां हर चीज पोलराइज है पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स की आड़ में वे तमाम किस्म की जो बुरी परंपराएं हैं, जो परिवार तक फैली हुई हैं, उनको वो छिपाए रखते हैं। तो सबसे बड़ा अनुभव जो था वो ये कि कलकत्ता के बारे में और बंगाली जाति के बारे में मैं जो सोच कर गया था, मैं ये मान के गया था बहुत इनलाइटेंड जाति और बहुत इनलाइटेंड शहर है, वहां जो लोग रहते हैं बहुत इनलाइटेंड लोग हैं। मेरी इस धारणा को निश्चित तौर पर इससे ठेस पहुंची। जो मेरा शुरू का ही जो अनुभव था वो इतना पीड़ादायक था मेरे लिए कि
उदारतावाद तो वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता वहां। आप चाहे सीपीएम के आदमी से बात करिए, चाहे कांग्रेस के आदमी से बात करिए, चाहे बीजेपी के आदमी से बात करिए, आप चाहे किसी नक्सल से बात करिए, अनुदारतावाद वहां की एक कॉमन हेरिटेज है, विरासत है। अब आप यहां से सोचिए कि आप अनुदार एनवायरनमेंट में आप जब पॉलिटिक्स करते हैं तो वो पॉलिटिक्स रेवोल्यूशनरी, लेफ्ट फ्रंट रेवोल्यूशनरी स्लोगन्स, इन सब से छिपी रहती है, वो दिखाई नहीं देती। लेकिन वास्तविकता यह है कि नीचे दीमक लग चुकी है और सब कुछ दीमक खा चुकी है। वो आप परिवारों में जाइए, परिवारों को दीमक खा चुकी है। वो राजनीति में जाइए, राजनीति को नीचे दीमक खा चुकी है। आप कल्चर में जाइए, कल्चर को दीमक खा चुकी है। आप वहां धर्म में जाइए, धर्म को दीमक खा चुकी है। लेकिन हम दीमक के बारे में बात नहीं कर रहे। हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वे इस पर आंख खोलकर देखना ही नहीं चाहते कि वे जिस समाज में जहां खड़े हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जहां खड़े हैं, वहां कंजर्वेटिव भावबोध कैसे ऑपरेट करता है। तो मेरे सामने एक ही चैलेंज था जिसको कि मैंने 27 साल फेस किया, वो ये अनुदारवाद से कैसे लड़ा जाए। वो अनुदारवाद वो परिवार में भी था, वो अनुदारवाद समाज में भी था, वो अनुदारवाद जो है वो यूनिवर्सिटी में भी था, और वो अनुदारवाद जो है वो राजनीति में भी था। मुझे वहां समाजवाद के दर्शन सिर्फ पब्लिक रैली में होते थे, समाजवाद जमीन पर नहीं दिखाई देता था। मैं सीपीएम के लिए प्रचार करता था, इसके बावजूद मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि कभी भी इसको खोलकर देखने की कोशिश ही नहीं की कि बंगाल में जो डिक्लाइन हुआ, बंगाली समाज का जो डिक्लाइन हुआ, उस डिक्लाइन में समाज कैसे बन रहा है। एक खास किस्म की खुदगर्जी हर स्तर पर पैदा हो गई थी, और वो छोटी छोटी चीजों के लिए खुदगर्जी। इसलिए मैंने कहा कि आत्मकथा का मतलब आत्मनिंदा नहीं है, बल्कि आत्मालोचना भी है, समाज की आलोचना भी है। और ये समाज की आलोचना मुझे कम मिलती है, इसलिए मैं उस पर जोर दे रहा हूं। फिलहाल इतना ही रखते हैं। कलकत्ते के बारे में और वहां के अनुभवों के बारे में अगले एपिसोड में आगे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।